ओके तो आज की क्लास में हम लोग जो कि मैं कह सकता हूं आखिरी क्लास ही होगा आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट का, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक डिस्कशन जिसका कि नाम है यूडियोमीट्री और गैस एनालिसिस। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि यूडियोमीट्री और गैस एनालिसिस में बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या हैं। यूडियोमेट्री या गैस एनालिसिस में हम लोग ना हाइड्रोकार्बन का, अननोन हाइड्रोकार्बन का फार्मूला पता करने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसे कह लो कि यहां पर कुछ इस प्रकार से कहानी है कि अगर एक अननोन हाइड्रोकार्बन हो जिसका लेट से फार्मूला हो CXHY, लेट से हमारा जो हाइड्रोकार्बन है उसका फार्मूला हो CXHY, तो उस हाइड्रोकार्बन का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्टली कैसे पता करें। अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ गया हो कि क्वेश्चन ये है कि अननोन हाइड्रोकार्बन का फार्मूला कैसे पता करें, इस प्रक्रिया को, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं यूडियोमीट्री। करते क्या है इसमें, तो यूडियोमेट्री में हम लोग जो है, यूडियोमेट्री की अगर बात करें तो यूडियोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं कि जो अननोन हाइड्रोकार्बन है उसका एक सैंपल लेकर उसकी कंबशन रिएक्शन कराते हैं। पहले तो अपने दिमाग में ये कुछ बेसिक चीजें डाल लो कि आपका जो हाइड्रोकार्बन है अननोन, उसका हम लोग फार्मूला निकालने के लिए उसको जलाते हैं मींस ऑक्सीजन के साथ उसका कंबशन कराते हैं, और कंबशन करा के जो गैसेस मिलती हैं उनकी एनालिसिस करते हैं। आप जानते हो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर जलाया जाए तो जनरली हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो जब हम हाइड्रोकार्बन को जला के उससे मिलने वाली गैसेस की एनालिसिस करेंगे और उसकी मदद से फार्मूला पता करेंगे हाइड्रोकार्बन का, तो इस प्रक्रिया का नाम क्या है, यूडियोमीट्री, गैस एनालिसिस। ये गैस एनालिसिस हम लोग एक स्पेशल टाइप के एपरेटस में कराते हैं, मतलब जो जलाने वाला काम है, कंबशन का काम, वो हम लोग स्पेशल एक ट्यूब में कराते हैं। उस ट्यूब का नाम है यूडियोमीटर ट्यूब। क्या नाम होगा, यूडियोमीटर ट्यूब। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग जान लीजिए पहले यूडियोमेट्री के बारे में, कि यहां पर हम लोग, जरा हेडिंग डालो सबसे पहले तुम लोग, यूडियोमेट्री और गैस एनालिसिस, इसको कॉपी पर लिख लो, यूडियोमेट्री और गैस एनालिसिस। ओके, फाइन। और इसके बाद ये एक दो स्टेटमेंट्स हैं, उसको कॉपी पर नोट किया जाए। एक दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको भी आप जरा पहले कॉपी पर नोट कर लीजिए। सो यूडियोमेट्री इज बेसिकली द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन विद द हेल्प ऑफ कंबशन। कि मतलब अगर हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है CXHY, तो CXHY में X कितना होगा, Y कितना होगा, ये कैसे पता करें, इसको कहा जाता है यूडियोमेट्री। और इसको पता करने का तरीका है कि आप जो है एक रिएक्शन कराओ कंबशन की, कहां कराओ, एक स्पेशल टाइप का ट्यूब है जिसका नाम है यूडियोमीटर ट्यूब। मतलब जो आपका जो कंबशन रिएक्शन होता है, मतलब जहां पर हम ये यूडियोमेट्री कराते हैं, वहां जो कंबशन रिएक्शन होती है वो यूडियोमीटर ट्यूब में होती है। यूडियोमीटर ट्यूब की खास बात यह है कि उसमें प्रेशर और टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। मतलब जब हम कंबशन रिएक्शन कराएंगे तो वहां प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। उसका फायदा क्या मिलेगा, उसका फायदा यह मिलेगा कि PV = nRT में अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और R तो कांस्टेंट होता ही है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जो रेशियो वॉल्यूम का रहेगा गैसेस के, वही रेशियो मोल्स का रहेगा। हम ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर लेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी इस लॉजिक का इस्तेमाल कर लेंगे। तो अगर मैं एक बार दोबारा बोल दूं जो मैंने सेक्शन की शुरुआत की है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोकार्बन जिसका फार्मूला नहीं मालूम है, उसका फार्मूला मान लो CXHY है, उसका कंबशन कराओ। कंबशन का मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
कि आप हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला दीजिए और जलाने के बाद जो गैसेस मिलेंगी उनकी कुछ मदद से फार्मूला पता करेंगे। कैसे करेंगे उस पर अभी मैं चर्चा शुरू करूंगा, तो आपको बताता हूं। यह कंबशन हम एक स्पेशल ट्यूब में कराते हैं जिसका नाम है यूडियोमीटर ट्यूब, और इस यूडियोमीटर ट्यूब में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए मैं वॉल्यूम का और मोल का रेशियो बराबर ले सकता हूं। मतलब मोल रेशियो वॉल्यूम रेशियो सेम ले सकते हैं। कैसे किया जाएगा ये अब चर्चा करूंगा। पहले बताओ, तुम लोगों ने लिख लिया और समझ लिया कि आज का डिस्कशन होगा क्या? मतलब आज के डिस्कशन का जो है मुख्य पॉइंट क्या है या आज का थीम क्या है, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, ये मैंने आपको समझाया। और ये कोई बहुत भारी और मुश्किल डिस्कशन नहीं है, बहुत आसान सा है भाई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, अभी देखते हैं। और मैं आपको बताऊं, इवन जेई एडवांस तक में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, 2018 में ही आया था। ओके, तो जेई एडवांस में भी आता है इसका क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग अगर तुम लोग को पता होगा कि जब कंबशन कराओगे तो बताओ कार्बन कहां जाता है? जब कार्बन को जलाया जाए तो कार्बन क्या प्रोड्यूस करता है? ये तो पता ही होगा आप सब लोगों को। देखते हैं आप कितना आंसर दे सकते हैं। यस बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर कार्बन का पार्शियल कंबशन कराएं, मतलब आंशिक रूप से अगर जलाया जाए, कार्बन का अगर पार्शियल कंबशन कराएं, यस बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड, आप सबका सही आंसर है। अच्छा, हाइड्रोजन के कंबशन से क्या मिलता है ये भी बता दो जल्दी से। हाइड्रोजन के कंबशन से, तो हाइड्रोजन के कंबशन से आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है आप खुद ही बताइए। यस बिल्कुल, हाइड्रोजन के कंबशन से आपको वाटर मिल जाएगा, सल्फर के कंबशन से सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो कंबशन से कौन सा एलिमेंट किसमें बदलेगा, बेहतर है इसको नोट कर लिया जाए। चलो जल्दी से नोट करो। यहां पर देखो, इसके नीचे लिखा है कि केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस आर। जब आप कंबशन कराते हो तो उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जरा आप लोग इसको पहले नोट कर लो कि जलाने पर क्या क्या रिएक्शन होती है। तो मैंने यहां पर यह आपको बताने की कोशिश की है कि जब कंबशन रिएक्शन होगी तो कौन सा एलिमेंट कहां चेंज होगा। जैसे यहां लिखा है देखो, कार्बन का कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अगर क्वेश्चन में पार्शियल कंबशन लिखा है, पार्शियल का मतलब उसको आंशिक रूप से जलाया गया, पार्शियली जलाया गया, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है तो CO में जाएगा, सल्फर SO2 में, हाइड्रोजन वाटर में, नाइट्रोजन N2 में और हैलोजन X2 में। यहां पर X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। तो जरा बताइएगा, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है? आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, कई बार ना हमें इस वाले सेक्शन में यह जानने की जरूरत होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर बनी तो कितने मिलीलीटर या कितना वॉल्यूम बना। बात को समझिएगा। या सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ तो कितने मिलीलीटर प्रोड्यूस हुआ, कितना वॉल्यूम आ गया उसका। मतलब कंबशन कराने पर ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, फिर हमें कई बार पता करना पड़ता है कि कौन सी गैस से कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है उसका। तो हमारे पास कुछ केमिकल हैं जो किसी पर्टिकुलर गैस को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, ऐसे कह लो, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन केमिकल के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। और उसके बाद मैं आता हूं यूडियोमेट्री क्या है। मतलब यूडियोमेट्री पढ़ने के लिए कुछ तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। एक तैयारी हमने ये की है कि साहब जब कंबशन कराएंगे तो कौन सा एलिमेंट कहां जाएगा, और अब दूसरी बात जानना चाहते हैं कि कौन से केमिकल में कौन सी गैस एब्जॉर्ब होती है। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद नोट करिएगा। देखो जरा, अगर आप बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की और हैलोजन की,
तो ये वाली गैसेस को एक्वस NaOH या एक्वस KOH एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब अपने अंदर घोल लेता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब निर्जलीय, मतलब जिसमें पहले से वाटर नहीं है, तो कॉपर सल्फेट वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है। एल्केलाइन पायरोगैलोल, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है पायरोगैलोल, जिसमें कि बेंजीन होता है और पड़ोस पड़ोस की 3 पोजीशन पर OH होता है। दिस इज पायरोगैलोल। ये एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन गैस को। टर्पेंटाइन ऑयल, जिसको आप कहते हो तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल या तारपीन का तेल, ये बेसिकली पाम ऑयल के जैसा होता है, ये ओजोन को एब्जॉर्ब करता है। देखो, एब्जॉर्ब करने का मतलब ये नहीं कि उससे रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन नहीं करता है, उसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब घुल जाती है। आप एक बार सुनो, फिर मैं उसका तरीका बताता हूं कि इस्तेमाल कैसे करेंगे। ओके, इस पॉइंट का। ऐसे ही जो हमारी टर्मिनल एल्काइन होती हैं, खैर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में। टर्मिनल एल्काइन का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड CH प्रेजेंट है कार्बन चेन में। क्या प्रेजेंट है? ट्रिपल बॉन्ड CH, बाकी कार्बन जो भी हो, मतलब ऐसा कोई एल्काइन जिसमें उसके टर्मिनल पर, आखिरी पोजीशन पर या शुरुआत की पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड हो, इनको कहते हैं टर्मिनल एल्काइन। इस गैस को एब्जॉर्ब करता है या तो NH4OH और सिल्वर नाइट्रेट का मिक्सचर, या NH4OH और क्यूप्रस क्लोराइड का मिक्सचर। आगे चल के पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका और डिटेल, वहां पर आप सीखिएगा। फिलहाल सिर्फ नाम जान लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है क्यूप्रस क्लोराइड या फिर आयोडीन पेंटाऑक्साइड, I2O5। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने 2 बातें आपको बताई हैं। एक तो जब केमिकल रिएक्शन होगी हाइड्रोकार्बन की, मतलब कंबशन रिएक्शन होगी, ध्यान दो, जब कंबशन रिएक्शन होगी तो कौन सा एलिमेंट किसमें कन्वर्ट होगा, एक ये मैंने बात की है। और दूसरा मैंने बात की है कि कौन सी गैस कौन से सॉल्यूशन में या केमिकल में एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब होने का मतलब वो उसको घोल लेगा। अब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हम यूडियोमेट्री में या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने में कैसे करेंगे, उस पर अभी मैं आता हूं। आप लोग इसको पहले नोट कर लो, इन केमिकल्स का नाम लिख लो। चलो नोट करो। तो इसको नोट करने के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे फर्दर आगे डिस्कशन पे, और एक नोट लिखते हुए, जरा ये एक नोट है, इसको लिखिएगा आप लोग अपनी कॉपी पर, कि अगर नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड का रिएक्शन, नोट करो, अगर नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड की रिएक्शन, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड है, NO है, NO2 है, एटसेट्रा, नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड है, इस इंफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल आगे करेंगे हम, ठीक है। कॉपर या हाइड्रोजन के साथ हीट करें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन गैस में बदल जाते हैं। हाइड्रोजन है तो वाटर मिलेगा, और कॉपर है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलता है। इस रिएक्शन का भी आगे अभी इस्तेमाल करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लो फटाफट। चलो, कि नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, NO, NO2, कॉपर या हाइड्रोजन के साथ अगर गर्म करें तो नाइट्रोजन गैस में वो बदल जाता है, उसका ऑक्साइड नाइट्रोजन गैस में बदल जाता है। कॉपर के साथ हीट किया होगा तो क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलता है साथ में, और हाइड्रोजन के साथ गर्म किया होगा तो वाटर। तो अब हमारी तैयारी हो गई यूडियोमेट्री पढ़ने के लिए। क्या क्या तैयारी हो गई? एक तैयारी ये हो गया कि हमने पढ़ लिया कि कंबशन के दौरान कौन सा एलिमेंट कहां जाएगा। एक तैयारी ये हो गया कि कौन सी गैस को कौन सा केमिकल एब्जॉर्ब करेगा। और एक छोटा सा नोट यहां मैंने ये लिखवाया है कि नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप कॉपर या हाइड्रोजन से कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस मिलेगा।
क्या आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि यहां तक क्लियर है और आपने लिख लिया है? और यहां हम लोग कंबशन की मदद से हाइड्रोकार्बन का फार्मूला पता करते हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चंस के तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को पहले एक दो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करवाना चाहूंगा। जरा एक क्वेश्चन नोट करो कॉपी पर, जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 18.2 लीटर्स ऑफ प्रोपेन एट एसटीपी। मतलब 18.2 लीटर प्रोपेन है हमारे पास, और अगर हम ऑक्सीजन से उसका कंप्लीट कंबशन कराएं तो हमें कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्वेश्चन में तुमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ये अभी सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल साधारण जस्ट एक रिहर्सल है कह लो। सबसे पहला काम होता है कि हाइड्रोकार्बन जो प्रोपेन है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखो। तो C3H8 + O2, कार्बन को बदल दो कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन को बदल दो वाटर में। कहां कहां? कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन को वाटर में। ध्यान रखिए रिएक्शन की बैलेंसिंग रिक्वायर्ड होगी, रिएक्शन की बैलेंसिंग। 3 कार्बन के लिए यहां 3 कार्बन डाइऑक्साइड होगा और 8 हाइड्रोजन एटम के लिए यहां पर 4 वाटर। अब ऑक्सीजन देखो, यहां ऑक्सीजन आ गए 6, कार्बन डाइऑक्साइड में 6 ऑक्सीजन और यहां पर 4, तो टोटल 10 ऑक्सीजन। 10 ऑक्सीजन के लिए यहां पर 5 मोल O2। और अब आप लोग तो खुद ही सॉल्व कर सकते हो यार। कैसे? रेशियो क्या है? 1:5। तो अगर इसका 18.2 लीटर है तो इसका कितना जरूरत पड़ेगी? दिस मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आपका आंसर कितना आ गया? 91 लीटर। मतलब आपको यह पता चल गया कि प्रोपेन के 18.2 लीटर के लिए ऑक्सीजन का 91 लीटर चाहिए। यहां मैंने मोल रेशियो वॉल्यूम रेशियो को सेम मान के किया है कि इनका अगर मोल रेशियो 1:5 है तो वॉल्यूम रेशियो भी 1:5 होगा। तो इसके 18.2 लीटर के लिए इसका 5 गुना, मतलब 91 लीटर। जरा ओके करके बताओ कि आपको यह क्लियर हो गया। और आपने कर भी लिया होगा, प्रोबेबली आप लोगों ने खुद से कर भी लिया होगा। कर लिया है ना? ओके चलो, तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा ऑप्शन ए। सो क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? अगला क्वेश्चन भी आप ही करने वाले हैं। चलो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ। जरा लगाओ दिमाग अपना और बताओ कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 10 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करना मत भूलिएगा। और इन सारे क्वेश्चंस में कुछ गिवन हो चाहे ना हो, ये अंडरस्टूड है कि वॉल्यूम रेशियो मोल रेशियो सेम लेकर बात करोगे, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ही। अनटिल अनलेस कुछ मेंशन न किया हो अलग से, हम मान के चलेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, मींस वॉल्यूम रेशियो मोल रेशियो सेम ले सकते हो। तो सोच के बताओ कि अगर इसका 10 लीटर है, ओके, तो इसका कितना चाहिए होगा? तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहां पर इनका रेशियो है 2:1, तो अगर इसका 10 लीटर है तो इसका कितना चाहिए होगा? 5 लीटर। लेकिन एक बात का केयर करिएगा, तुमसे ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं पूछा है। किसका वॉल्यूम पूछा गया है? एयर का वॉल्यूम। तुमसे पूछा गया है कि एयर का वॉल्यूम कितना चाहिए। लगाओ दिमाग जल्दी से।
और आप ये मान के चलो कि जो एयर है इसमें करीब करीब 80% नाइट्रोजन होता है और 20% ऑक्सीजन होता है बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम, लगभग लगभग, कुछ दिया नहीं है ना, तो ये एक हम लमसम आइडिया लेकर चल सकते हैं कि अराउंड 80% नाइट्रोजन और 20% जो है ऑक्सीजन होती है बाई वॉल्यूम एयर के अंदर। तो 5 लीटर अगर तुमको चाहिए ऑक्सीजन तो एयर कितनी लेनी पड़ेगी, क्वेश्चन ये था। तो सिंपल यार एक एक नियम लगा दो और कह दो कि अगर आपको 20 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए 100 लीटर एयर लेना पड़ेगा। बस 100 लीटर में 20 लीटर ही तो ऑक्सीजन होगी ना, 20% ऑक्सीजन है। तो 20 लीटर ऑक्सीजन अगर चाहिए तो 100 लीटर एयर, और इसलिए अगर तुम्हें 5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो शायद इसका कैलकुलेशन तुम लोग कर डालो तो शायद तुम्हें मिल जाएगा 25 लीटर एयर। जरा सोच के बता दीजिए कि ओके है, मतलब समझ आ गया आपको। इतना भारी वैसे था भी नहीं है, ये एक सिंपल का सा कैलकुलेशन था। तो अभी तक मैंने जो तुमको 2 क्वेश्चन कराए, जस्ट थोड़ा सा तुम लोगों को वार्म अप करने के लिए। यहां पर तुम्हारा हाइड्रोकार्बन नोन था, मतलब तुम्हें मालूम था कि वो C3H8 है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन सोचो अगर हाइड्रोकार्बन का फार्मूला अननोन हो। जैसे मान लो अगर तुम्हारे हाइड्रोकार्बन का फार्मूला अननोन है तो उसकी कंबशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे। जैसे तुम्हारे सामने एक रिएक्शन लिखी है, अगर ध्यान दो कि अगर CXHY है, यहां पर ये X और Y है, मतलब लिखा हुआ है CX और HY, और इसका O2 से रिएक्शन करा के CO2 और वाटर बनाया गया। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम लोग इसको जरा बैलेंस करके मुझे बताओ क्या आएगा। चलिए 30 सेकेंड्स है आपके पास, इस कंबशन रिएक्शन की बैलेंसिंग करके बताओ। यहां पर हाइड्रोकार्बन तुम्हारा अननोन है, अननोन का मतलब एक जनरल फार्मूला लिया गया कि X कार्बन एटम और Y हाइड्रोजन एटम, CXHY। तो इस CXHY का अगर कंबशन हमने कराया तो उस कंडीशन में कितना CO2 आएगा, कितना वाटर आएगा, कितना ऑक्सीजन लिखोगे, ये जरा सोचो। तो देखिए कार्बन के X एटम हैं, इसको बैलेंस करने का तरीका, कार्बन के X एटम हैं तो यहां लिख दो X कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन के Y एटम हैं तो यहां लिख दीजिएगा Y/2 वाटर। भाई Y/2 H2O लिखोगे तो H2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर Y हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो X कार्बन X CO2, Y हाइड्रोजन Y/2 H2O, और अब ऑक्सीजन बैलेंस करो तो ऑक्सीजन हमारे हिसाब से हो जाएगा X प्लस, देखो XO2 यहां है, XO2 है ना, तो इसलिए मैंने यहां X ले लिया, और वहां पर क्या है Y/2O है। अच्छा Y/2 को O को मैं लिख सकता हूं Y/4 O2, ये बात तो समझ ही रहे हो। तो यहां हो जाएगा X प्लस Y/4। तो ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी अननोन हाइड्रोकार्बन का। और यहां पर अगर आप ध्यान दो, यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए तो जो बैलेंसिंग मोल यहां पर निकल के आए हैं आपके कार्बन के, वाटर के या जिसके भी, तो ये जो बैलेंसिंग मोल यहां पर निकल के आए हैं X प्लस Y/4, इसके आधार पर ये लिखा जा सकता है कि 1:2 X प्लस Y/4 रेशियो में रिएक्शन होगी और X:2 Y/2 रेशियो में प्रोडक्शन होगा। मतलब इसका 1 मोल इसके X प्लस Y/4 मोल से रिएक्शन करेगा, इसका X मोल बनाएगा और इसका Y/2 मोल बनाएगा। जरा बताओ ये बात तुम लोगों को समझ आ गया कि नहीं, कि अननोन हाइड्रोकार्बन होगा तो इसको ऐसे लिख लिया जाएगा CXHY, तो X कार्बन के लिए यहां XCO2,
Y हाइड्रोजन के लिए यहां Y/2H2O, और XO2 के लिए यहां X ले लिया, और Y/2O है उसको Y/4O2 कर सकते हैं, तो Y/4, तो अनुपात 1:X + Y/4, यहां X यहां Y/2। क्लियर? आगे बढ़े? ओके, ठीक है। अच्छा, मान लो तुम्हारे हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन भी पहले से कुछ हो। मान लो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है CXHY और OZ, इस टाइप का मान लो हाइड्रोकार्बन है, तब क्या करें? ओके, मतलब तुम्हारे हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो देखिए एक छोटा सा तो अंतर पड़ेगा यार। कार्बन अभी भी X है तो XCO2, हाइड्रोजन अभी भी Y है तो Y/2H2O, और ऑक्सीजन कितना चाहिए? X + Y/4, और चूंकि Z ऑक्सीजन पहले से है तो उतना माइनस कर दो भाई। XO2 Y/4 ये तो पहले ही से था, और चूंकि Z ऑक्सीजन पहले से है तो उतना यहां कम आवश्यकता पड़ेगी, तो -Z/2। नोट करिए जल्दी से। तो इस तरह से हम कंबशन रिएक्शंस लिख सकते हैं अगर हमारे पास एक अननोन हाइड्रोकार्बन है, मतलब एक जनरल हाइड्रोकार्बन है जिसका फार्मूला X और Y के टर्म्स में लिखा है। अब इस सेक्शन में हमारा टारगेट ही यही है कि हम फार्मूला कैसे पता करें कंबशन की मदद से। तो यह समझाने के लिए मैं आपको ले चलूंगा यहां पर क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, मैं आपको अब ले चलूंगा क्वेश्चंस की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन मुझे तुम लोगों को पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद आप खुद से कर सकते हो। तो जल्दी से क्वेश्चन कॉपी पर नोट करो, चलो लिखो इस क्वेश्चन को, जल्दी से कॉपी पर लिखिए। मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है तुम लोगों का, जैसे किसी ने पूछा है कि यहां मैंने Z/2 क्यों लिख दिया। अरे भाई मेरे, थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो कि अगर ZO है तो जब O2 लिखोगे तो Z/2 ही लिखोगे ना यार, तभी तो Z/2 और O2 हैं, मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे ZO आएंगे। अभी भी कंफ्यूजन है किसी का? क्लास 11 में हो, इतना तो सोच ही सकते हो। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग कॉपी पर नोट करो, मैं इसका सॉल्यूशन आपको देता हूं। क्वेश्चन है कि 10 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर 20 मिलीलीटर CO2 और 30 मिलीलीटर वाटर वेपर देता है। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। एक बात तुम लोगों को बता दूं कि जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो कि वाटर वेपर है, तब तक हमेशा वाटर को लिक्विड मान के चलिएगा। यह बात आप अपने पास कहीं नोट कर लो। जब तक कि क्वेश्चन में दिया ना हो कि वाटर वेपर है, तब तक तुम वाटर को लिक्विड लेकर चलोगे, या फिर रिएक्शन का टेंपरेचर 100 डिग्री के ऊपर हो, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाटर वेपर ही होता है भाई, 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो क्वेश्चन में अनटिल अनलेस दिया ना हो कि वाटर वेपर है या टेंपरेचर 100 से ऊपर ना हो, तब तक हम वाटर को लिक्विड लेकर ही चलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में फिलहाल दिया है कि 20 मिलीलीटर CO2 और 30 मिलीलीटर पानी प्रोड्यूस होता है, तो कैसे किया जाए? तो सबसे पहले तुम रिएक्शन लिख डालो कि CXHY X + Y/4O2, और इससे प्रोडक्ट मिलेगा X मोल कार्बन डाइऑक्साइड और Y/2 मोल्स ऑफ वाटर। नोट करो जल्दी से।
और आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि t बराबर 0 पर इसका 10 मिलीलीटर है। इसके बारे में बताया गया है कि ये एक्सेस में है, मतलब इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, ये बताया गया है कि ये ज्यादा मात्रा में है और ये 0 और 0 है। जरा सोच के मुझे बताओ जल्दी से कि यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। चलो जल्दी से बताओ, इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? तो ऑब्वियसली CXHY है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये बताओ t बराबर इनफाइनाइट पर जब ये 0 हो जाएगा, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो जरा बताओ ये और ये कितना कितना प्रोड्यूस होगा। चलो जल्दी से नोट करो, लिखो जल्दी से क्या क्या आएगा। इसका 10 ml, सबसे पहले मैंने बैलेंसिंग करके रिएक्शन लिख दिया, सबसे पहले मैंने बैलेंस करके क्या लिखा, रिएक्शन लिख दिया। तो इसका 10 ml, इसका एक्सेस ये 0 और वो 0, लिमिटिंग यही होगा क्योंकि इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो जब ये खत्म होगा तो शायद ये बनेगा 10 टाइम्स x और ये बनेगा 10 टाइम्स y/2। चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस 10x इक्वल टू 20 ml, क्योंकि बताया गया ना 20 ml CO2 बना है, तो यहां से तुम्हें x बराबर मिला 2 और वाटर वेपर तुम्हें दिया है 30 ml और ये तुम्हारा है 5y। सो 5y जो है वो 30 ml आया है, तो y बराबर 6। और अगर ये मिल गया तो तुम्हारा फार्मूला हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया, C2H6। जरा मुझे क्लियर करोगे कि कुछ कॉन्फिडेंस आया आपको इस क्वेश्चन को करने से? कुछ आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया और ये समझ आया कि नहीं कि अननोन हाइड्रोकार्बन का कंबशन करा के हमने फार्मूला पता कर लिया। तुम POAC भी लगा सकते हो, बट मुझे लगता है ये ठीक है, इसी मेथड से करते हैं, ठीक है? तुम POAC भी लगा सकते हो। मतलब तुम एक बार POAC कार्बन पर लगा दो और एक बार POAC हाइड्रोजन पर, तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ये मेथड भी आसान है, आसानी से हो गया। अब यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि तुमको 10 ml हाइड्रोकार्बन भी दिया था, तुमको 20 मिलीलीटर CO2 मिला है, ये भी दिया है, तुमको 30 मिलीलीटर वाटर वेपर दिया है, ये भी मिला है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। लेकिन अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लूं यहां पर कि जिसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन ना दी हो, जैसे अगला क्वेश्चन हमारा देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन में आपको दिया है कि 20 मिलीलीटर कार्बन मोनोऑक्साइड वाज मिक्स्ड विद 50 मिलीलीटर O2 एंड द मिक्सचर वाज एक्सप्लोडेड। मतलब 20 मिलीलीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को O2 से रिएक्शन कराया गया, कंबशन कराया गया, एंड ऑन कूलिंग, और ठंडा करने पर। ये ठंडा करने का मतलब ये कि वाटर जो है वो लिक्विड होगा, वाटर को वेपर नहीं लेना है। और वैसे भी मैंने कहा है कि जब तक क्वेश्चन में क्लेरिफाई ना किया जाए वाटर को आप वेपर नहीं लेंगे। तो ऑन कूलिंग द रिजल्टेंट मिक्सचर वाज पास्ड विद KOH। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैसेस दैट इज लेफ्ट। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को O2 से रिएक्शन कराया गया, उससे जो CO2 बना या जो कोई बच गया गैस लाइक ऑक्सीजन अगर बच गया हो, फिर उस मिक्सचर को KOH से पास किया गया। आपको अभी बताया है कि KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जितना भी CO2 बना होगा वो तो KOH में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो पूछा यह जा रहा है कि फाइनल वॉल्यूम जो बचेगा वो कितना होगा। तो चलो जल्दी से शुरू हो जाइए और आप एक बार खुद से करें पहले। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं सबसे पहले रिएक्शन लिख दूं इसका, अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं तो देखो, और बैलेंस करके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मोल O2 से रिएक्शन करेगा और बनाएगा 2 मोल CO2। जरा ध्यान दो, आपको यह बोला गया है कि T बराबर 0 पर यहां पे 20 मिलीलीटर है, ये 50 ml है और ये 0 है।
मैंने शुरुआत में ही कह दिया है कि यहां पर वॉल्यूम का मतलब तुम मोल समझ सकते हो। तो अगर मैं वॉल्यूम को मोल मान लूं और मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट पता करूं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रेशियो है 20/2। कार्बन मोनोऑक्साइड का गिवन मोल बाय बैलेंसिंग मोल का जो रेशियो है वो क्या है 20/2, और O2 का जो रेशियो है वो है 50/1। सो डेफिनेटली तुम्हारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो T बराबर इनफाइनाइट पर ये 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि CO2 बनेगा कितना? तो आपको याद होगा हमारा तरीका था कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का रेशियो है उसको लिखकर इसके बैलेंसिंग मोल से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना मिल गया 20। और ये बचा कितना? तो ये था कॉन्सेप्ट कि जितना है उसमें से घटाओ जो रिएक्ट कर गया। रिएक्ट कितना कर गया, फिर वही लिमिटिंग रिएक्टेंट का रेशियो लिखो और इसके बैलेंसिंग मोल से मल्टीप्लाई करो, तो शायद ये 40 ml। इसका मतलब जो वॉल्यूम है फाइनल मिक्सचर का वो कितना है? एक तो O2 जो अनरिएक्टेड है, जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो होगा कंटेनर में, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आएगा जो कि वहां पर प्रोड्यूस हुआ है। समझ आ रही बात? तो फाइनल वॉल्यूम में दो चीजें होंगी, एक जो बचा ऑक्सीजन कितना 40 ml, और दूसरा जो CO2 बना कितना 20। तो ये टोटल कितना आ गया 60 ml। लेकिन क्वेश्चन में तुमसे दिया हुआ है कि रिएक्शन कराने के बाद इस मिक्सचर को KOH से पास किया गया। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारे पास O2 का 40 ml और CO2 का 20 ml है और इसको तुम KOH सॉल्यूशन से पास करो, तो KOH कौन सी गैस को ये बताओ एब्जॉर्ब कर लेगा? सोच के बताओ, KOH जो है वो कौन सी गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जो 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो इसी से माइनस हो जाएगी, मींस उसी के अंदर रुक जाएगी KOH में। तो बाहर निकल के कौन आएगा? O2। कितने ml? 40 ml। तो फाइनल सॉल्यूशन का जो आंसर है कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, वो आंसर हो गया 40 ml। जरा मुझे कोई बताएगा कि ये क्लियर है आप लोगों को? उम्मीद तो करता हूं कि आप सबको ये समझ आया होगा, क्योंकि इतना कोई भारी डिस्कशन भी मैं नहीं कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, 20 ml ये है, 50 ml ये है, 0 ml ये है। मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाला, CO आया। उससे मुझे पता चला कि 40 ml ऑक्सीजन बचा और CO2 का 20 ml प्रोड्यूस हुआ। मतलब फाइनल मिक्सचर में O2 है जो बचा है अनरिएक्टेड, और CO2 है जो प्रोड्यूस हुआ, टोटल 60 ml। लेकिन आंसर 60 ml नहीं है, क्योंकि उस 60 ml को तुमने जब KOH से पास किया तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगी KOH में, वो माइनस हो जाएगी और आपको सिर्फ 40 ml ही फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था यहां पर। अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप लोग अगर एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूं। अगर आप लोग एक बार प्रयास करना चाहें तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से पहले करिए। मैं समझा देता हूं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि 10 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन का था, उसको 80 मिलीलीटर ऑक्सीजन से रिएक्शन करा गया। रिएक्शन कराने के बाद 70 ml गैसियस मिक्सचर मिला। कहीं भी नहीं लिखा है वाटर वेपर, तो इस 70 ml में कहीं भी वाटर वेपर काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक लिखा नहीं होगा हम वाटर को काउंट नहीं करेंगे। तो इस 70 ml में कौन कौन होगा? एक तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा और ऑक्सीजन जो बचा होगा। फिर इस 70 ml को हमने जब KOH से पास किया तो इट वॉज रिड्यूस्ड टू 20 ml, रिड्यूस्ड बाई 20 ml, सॉरी ये रिड्यूस्ड टू नहीं है, रिड्यूस्ड बाई 20 ml। मतलब 20 ml वॉल्यूम कम हो गया। रिड्यूस्ड टू 20 ml का मतलब घट के 20 हो गया। देखिए रिड्यूस्ड बाई और रिड्यूस्ड टू का मतलब जरा क्लियर रहे। अगर लिखा है
रिड्यूस्ड बाई 20 ml मतलब 20 ml कमी आई, और लिखा होता रिड्यूस्ड टू 20 ml मतलब घट के 20 ml बचा। तो क्वेश्चन था 10 ml हाइड्रोकार्बन 80 ml ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई गई और 70 ml हाइड्रोकार्बन गैसेस मिक्सचर मिला, KOH में पास करने पर 20 मिलीलीटर की कमी आई, तो फार्मूला क्या रहा होगा? तो मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप पहले ट्राई करो इसको और रिएक्शन वही लिख लीजिएगा, CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 O2 और प्रोड्यूस क्या क्या होता है, X CO2 और Y बाई 2 H2O। सारी गैसेज हैं एक्सेप्ट वाटर, ये लिक्विड होगा क्योंकि इसके बारे में कुछ गिवन नहीं है। सो बेहतर है कि आप लोग पहले इसको रोककर खुद से सॉल्व करिए, तब मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। तो अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, इसको जरा देखिएगा। आपको दिया हुआ है कि t बराबर 0 पर इसका 10 ml है और इसका 80 है, इसका 0 है और इसको छोड़ दो क्योंकि ये लिक्विड है ना, तो लिक्विड को तो हम गैसियस वॉल्यूम में काउंट करेंगे नहीं, तो वाटर की बात मत करो, छोड़ो उसको। ध्यान रखिएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट हमेशा हाइड्रोकार्बन ही होता है क्योंकि हम ऑक्सीजन जो लेते हैं वो हमेशा एक्सेस में लेते हैं। ये मतलब फैक्चुअल बात है, ये एक फैक्ट है कि कंबशन रिएक्शंस में जहां हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं वहां ऑक्सीजन को हमेशा हम एक्सेस में लेते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में। तो लिमिटिंग कौन होगा? आपका CXHY। तो सोचो t बराबर इनफाइनाइट पर जब ये खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा कितना और ये बनेगा कितना? तो देखो ये बात तो क्लियर है कि इसके 1 मोल से अगर x मोल बनता है तो इसके 10 से इसका 10x बनेगा। उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ पाए कि यहां पर जो अनुपात है रेशियो CXHY और CO2 का वो 1:x है, मतलब 1 से x तो 10 से 10x ये बनेगा। वाटर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं यहां पर ऑक्सीजन के बारे में, इसके 1 से ये x प्लस वाई बाई 4 तो इसके 10 से ये 10 टाइम्स x प्लस वाई बाई 4 मोल रिएक्शन करेगा, तो बचेगा कितना? 80 माइनस 10। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ आई होगी कि आपका जो अनुपात है इसका और इसका वो 1:x प्लस वाई बाई 4 का है। मतलब इसके 1 मोल से इसका x प्लस वाई बाई 4 रिएक्ट करेगा तो इसके 10 मोल से इसका कितना रिएक्ट करेगा? 10 टाइम्स x प्लस वाई बाई 4। और तुमने ऑक्सीजन लिया कितना था? 80 ml, तो 80 में से जो खर्च हुआ वो माइनस कर दिया। अब अगर आप लोग समझें तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया है कि रिएक्शन के बाद टोटल वॉल्यूम 70 ml है, रिएक्शन के बाद टोटल वॉल्यूम 70 ml है, तो वॉल्यूम जो फाइनल है वो किसका किसका वॉल्यूम है? एक तो O2 जो अनरिएक्टेड होगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वाटर को तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहां पर ये आ जाएगा 80 माइनस 10 टाइम्स जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो कितना है? 80 माइनस 10 टाइम्स x प्लस वाई बाई 4, ये बचा हुआ ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है 10 टाइम्स x एंड दिस शुड बी इक्वल टू 70। पहला एक्सप्रेशन तो ये मिलेगा। ऑक्सीजन बचा हुआ प्लस CO2 जो बना है, तो ऑक्सीजन बचा ये है, CO2 बना है 10x मिलाकर 70 ml। दूसरा एक्सप्रेशन क्वेश्चन में कहता है कि जब 70 ml को KOH से पास किया, इस 70 ml को जब हमने KOH सॉल्यूशन से पास किया तो यहां बचा कितना? 50 ml, मतलब KOH ने कितना एब्जॉर्ब किया? 20 ml, क्योंकि कहता ना वॉल्यूम 20 ml कम हो गया। कोई मुझे बताने की कोशिश करेगा कि ये 20 ml किसका वॉल्यूम है? आप में से कोई बताने की कोशिश करेगा
कि 20 ml जो ये वॉल्यूम है ये किसका है? यस, बिल्कुल आपका जवाब सही है। क्या आंसर है? कार्बन डाइऑक्साइड का 20 ml। इसका मतलब 20 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है? 10x। आपके रिएक्शन में 10x कार्बन डाइऑक्साइड आया है। तो इस आधार पर इन दोनों को सॉल्व करो तो x बराबर 2 आएगा, y बराबर 4, फार्मूला हो जाएगा C2H4। तो कहां ये मुश्किल है? इतना कोई भारी कॉन्सेप्ट तो ये है नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और आप कर सकेंगे, ठीक है, और पहले से थोड़ा बेहतर कॉन्फिडेंस आया होगा। तो ध्यान रहे कि इन क्वेश्चंस में हम हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको ले सकते हैं? हम इन क्वेश्चंस में लिमिटिंग रिएक्टेंट हमेशा हमारे हाइड्रोकार्बन को ले सकते हैं। हमारा हाइड्रोकार्बन जो है वो हमेशा एक लिमिटिंग रिएक्टेंट का काम करेगा, क्योंकि कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस में ली जाती है। तो क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है लिमिटिंग के बारे में तो इट इज ऑलवेज CXHY। सो होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर है। क्या कहते हैं? ठीक है, बाकी चाहे तो मैं एक बार और बोल सकता हूं कि इसका रेशियो 1:x + y/4 है। तो अगर ये 10 खत्म होगा तो ये उसका 10 गुना 10 टाइम्स x + y/4 खत्म होगा। तो था कितना? 80। तो 80 में से इतना खत्म हुआ तो ये वॉल्यूम जो है बचे हुए ऑक्सीजन का है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैंने क्या कहा है कि रेशियो इसका 1 मोल और इसका x है। भाई इसका बैलेंसिंग मोल यहां 1 ही तो है, तो इसका बैलेंसिंग और इसका बैलेंसिंग का रेशियो क्या है? 1:x। तो 1 से x बनेगा तो 10 से 10x। टोटल वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन 70 दिया है और आफ्टर रिएक्शन 70 ml जो है दैट विल बी इक्वल टू अनरिएक्टेड ऑक्सीजन प्लस प्रोड्यूस्ड CO2। तो ये मैंने कर दिया, एक एक्सप्रेशन ही आया। और KOH ने एब्जॉर्ब किया 20 ml, इसका मतलब 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दूसरा एक्सप्रेशन मुझे मिल गया 10x = 20। यहां से सॉल्व करने पर x = 2, y = 4, फार्मूला आ गया C2H4। अगर अब ओके है तो बताइए मैं आगे बढ़ूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। और इस बार बिना कोई एक्सप्लेनेशन के, मैं क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं चाहूंगा आप खुद से इसको समझें, ध्यान दें और इसको रोककर पहले सॉल्व करें खुद से। 2 मिनट आप ले सकते हो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन में आपकी जो रिएक्शन है वो वही होगी जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, क्योंकि यहां भी आपको बस ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको कुछ और तो दिया नहीं है, तो हमें फिर से वही एक अननोन हाइड्रोकार्बन वाली कहानी लेकर आगे बढ़ना होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा हाइड्रोकार्बन अगेन CXHY है। तो सबसे पहले उसका अगर रिएक्शन लिखा जाए तो CXHY प्लस x + y/4 O2, और इससे प्रोड्यूस क्या क्या होगा? x मोल CO2 और y/2 मोल वाटर। और इस बार अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान देंगे तो वो वाटर वेपर की बात कर रहा है, वाटर वेपर की। कैसे, जरा समझिएगा। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि t = 0 पर इसका 16 ml था, इसके बारे में कुछ नहीं दिया है। हम इसी को लिमिटिंग रिएक्टेंट मानकर 0 कर देंगे, इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट मान लेंगे। ये 0 हो गया, ये बनेगा रेशियो के हिसाब से 16x, और अगर वाटर वेपर है तो बनेगा 16y/2। अब जरा बात को समझिएगा, ये कैसे पता चलेगा कि वाटर वेपर है? क्वेश्चन की लैंग्वेज है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि ठंडा करने पर, ऑन कूलिंग, द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर वाज रिड्यूस्ड बाय 48 ml। मतलब जब ठंडा किया गया तो वॉल्यूम
48 मिलीलीटर 48 मिलीलीटर से कम हो गया। अब आप खुद सोचो, ठंडा करने पर जो वॉल्यूम में कमी आएगी वो क्यों आएगी भाई? वो कमी इसलिए आएगी क्योंकि वाटर पहले वाटर वेपर रहा होगा, गैस फेज में रहा होगा, पार्ट ऑफ गैसेस मिक्सचर रहा होगा, लेकिन ठंडा करने पर वाटर कंडेंस होकर लिक्विफाई हो गया होगा और अब वो गैसेस मिक्सचर का पार्ट नहीं रहेगा। तो जब भी क्वेश्चन में ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कि कूलिंग करने पर वॉल्यूम में कमी आई, so that reduction in volume is always attributed to condensation of water vapor। मतलब ठंडा करने पर जो भी कमी आएगी वो वाटर वेपर के कंडेंसेशन के कारण। सो वी कैन से दैट दिस 16y/2 मींस जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है 16y/2 that should be equal to 48, so y comes out to be 6। एंड साइमल्टेनियसली कहता है कि KOH में पास करने पर 48 ml का रिडक्शन फिर आया। तो ये जो रिडक्शन होगा 48 ml का, वो किसकी वजह से होगा? सोचो जरा, सोच के बताओ, जल्दी से जवाब दो, मुझे टेक्स्ट करिए कि ये जो 48 ml की कमी आई है ये किसकी वजह से आई है? ऑब्वियसली KOH में गया है तो CO2, क्योंकि यहां कोई सल्फर डाइऑक्साइड या हैलोजन तो है नहीं, CO2 ही है सिर्फ। तो हम कह सकते हैं कि CO2 जो बना है 16x, that should be equal to again 48, so y या x comes out to be 3 and the formula of hydrocarbon will be C3H6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। तो ये हमारा फिर फाइनली आंसर हो गया C3H6। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, और क्वेश्चन का लेवल मैं थोड़ा सा बेहतर करता जाऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा मैं मुश्किल करूंगा ताकि और बेहतर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन अपने सामने और है, आप लोग वीडियो को पॉज करके और उसके बाद इसको नोट करके सॉल्व करें एंड देन मेरा सॉल्यूशन देखें, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि 10 ml गैसेस हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, इसमें कहा गया है कि तीनों है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों है। तो अगर मैं इसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखूं तो CXHYOZ प्लस अभी जो पीछे लिखा था X प्लस Y/4 माइनस Z/2 टाइम्स ऑक्सीजन, and this gives you X कार्बन डाइऑक्साइड and Y/2 H2O। ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बैलेंस करके लिखा था। यहां पर आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि t बराबर 0 पर आपके पास इसका 10 ml है और ऑक्सीजन जो आपने लिया है वो 100 ml है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन 100 ml है। एक्सप्लोजन कराने के बाद कंडेंस भी करा दिया गया, मतलब जो पानी है उसको लिक्विफाई करा चुके हैं आप, वाटर को लिक्विफाई करा चुके हैं। आफ्टर एक्सप्लोजन टोटल वॉल्यूम इज 90 ml। सो दिस 90 ml जो बचा है ये 90 ml किसका है? तो ये 90 ml ऑब्वियसली किसका है? बचे हुए ऑक्सीजन का और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसका है। लिमिटिंग रिएक्टेंट यही रहेगा, जैसा पीछे हम डिस्कस करते रहे हैं उस आधार पर ये 0 होगा। अगर ये 10 जाएगा तो इसका इतने टाइम्स ये जाएगा, तो इसका बचा हुआ वॉल्यूम हो जाएगा 100 माइनस 10 टाइम्स x प्लस Y/4 माइनस Z/2। भाई इसका जो रेशियो है उसके हिसाब से इतना रिएक्शन हो जाएगी, इसका 10 टाइम्स रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बचेगा और ये बनेगा 10 टाइम्स x। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 90 ml आया है फाइनली, अगर आप देखिए तो वो जो 90 ml है वो किसका किसका वॉल्यूम है? एक तो आपका बचा हुआ ऑक्सीजन x प्लस Y/4 माइनस Z/2 और प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ एक्सप्रेशन 1, 90 ml तो ये हो जाएगा। फिर अगली इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि कॉन्ट्रैक्शन KOH के साथ 23 ml है। पोटाश सॉल्यूशन में डालने पर 20 ml का कॉन्ट्रैक्शन है। इट मींस 10x इज इक्वल टू 20, क्योंकि 20 ml का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही है। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अननोन 3 हैं, x, y और z। 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। अगर मैं x की वैल्यू 2 यहां डाल दूं, जरा देखिए, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी 23 दिया है, एक इक्वेशन वहां से बन जाएगी।
तो इसको सॉल्व किया जाए अगर, तो देखिए x इक्वल टू 2 है, अगर x इक्वल टू 2 को प्लेस करो तुम इसमें, तो 90 इज इक्वल टू 100 माइनस से 10 टाइम्स, यहां हो जाएगा 2 प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2 प्लस 20। इस माइनस को पूरा इधर ले आते हैं, या ये देखो 20 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 90 100 90 उधर, ये वाला एक्सप्रेशन इधर, अगर आप लोग समझ रहे हैं फटाफट, तो 10 टाइम्स y बाई 4 माइनस जेड बाई 2 इज इक्वल टू 10, शायद यही आएगा ना। और इससे देखा जाए तो y बाई 4 माइनस जेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो एक रिलेशन यहां से ये आ गया कि 2y इक्वल टू 4z और y इक्वल टू 2z। और एक एक्सप्रेशन कहां से आएगा, एक एक्सप्रेशन इस बात से आएगा कि मॉलिक्यूलर वेट, आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो क्वेश्चन आपको यहां दिया हुआ है, अगर उसके मॉलिक्यूलर वेट का हम इस्तेमाल करें, ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन में गिवन है कि मॉलिक्यूलर वेट विच इज 2 टाइम्स वापर डेंसिटी इज 23, so this comes out to be 46, and as per the molecular formula CXHYOZ, ये हो जाएगा 12 टाइम्स x प्लस y प्लस 16z इक्वल टू 46। भाई कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, x की जगह 2 आ चुका है तो ये हो गया 24, y की जगह तुम 2z लिख सकते हो, प्लस यहां 16z इज इक्वल टू 46, यहां से सॉल्व करो तो 18z इक्वल टू, अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो 18z और ये आपका 24, तो इधर ले आओगे तो क्या बचेगा 22, तो यहां से z बराबर आ गया 22/18। नो डाउट यहां पर ये फ्रैक्शन में आ रहा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो हम बाद में उसका सिंपलेस्ट रेशियो ले आएंगे। मैं एक बार दोबारा आप लोगों को क्लियर कर दूं, देखिए z आ गया तो अब तुम्हारा y भी आ गया, लेकिन फिर से एक बार क्लियर कर दूं, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था यहां पर कि CXHYOZ प्लस दिस O2 XCO2 प्लस y बाई 2H2O, इसका 10 ml लिया गया, इसके 100 ml से रिएक्शन, ये 10 खत्म हुआ, ये इतना बचा, ये आ गया 10x, KOH में 20 ml एब्जॉर्ब हुआ, उससे 10x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 2, इसका बचा वॉल्यूम 100 माइनस 10 टाइम्स दिस, तो 90 ml जो है वो बचा हुआ ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो 90 इक्वल टू दिस हो गया। इसको जब मैंने x बराबर यहां 2 रखा तो ये 20 आया, और यहां भी x इक्वल टू 2 रखा गया, ये माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल हुआ, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इधर ले आया प्लस के साथ, तो 10 टाइम्स y बाई 4 माइनस जेड बाई 2, 90 उधर गया तो 10, तो y बाई 4 माइनस जेड बाई 2 इक्वल टू 1। और यहां पर इसको थोड़ा सा मुझे सही करना पड़ेगा, क्योंकि बेहतर है इसको ऐसे ही लेके चलते हैं एक्सप्रेशन 3, y बाई 4 माइनस जेड बाई 2 इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करने के बजाय इसको एज इट इज आगे लेकर चलते हैं। और अब वाइपर डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई कर रहे थे उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन आ रहा था तो मुझे लगा एक बार और चेक कर लेना चाहिए। तो 12x ये हो जाएगा 24 प्लस y प्लस 16z इक्वल टू 46, तो y प्लस 16z इक्वल टू 22, दिस इज एक्सप्रेशन 4। और एक्सप्रेशन 3 है y बाई 4 माइनस जेड बाई 2 इक्वल टू 1। अगर चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, y माइनस 2z इक्वल टू 4, y माइनस 2z इक्वल टू 4, ये आपका एक्सप्रेशन 3 जो था, दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें, ओके, तो देखो यहां से आपका आ जाएगा 18, z इक्वल टू 18, सो z इक्वल टू 1। ये ठीक है क्योंकि वो इंटीजर आया, हालांकि ठीक है वो फ्रैक्शन भी हो सकता था, बट फिर भी जब कभी ऐसा हो तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक बार क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई करें कि हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये भी आप सीखो, ओके, कि अगर कहीं लगता है आपके माइंड में कभी भी सॉल्व करते हुए लगता है कि ये हो सकता है कि नहीं, तो बेहतर है एक बार क्रॉस वेरीफाई करो।
तो फ्रैक्शन आ सकता था और आता तो हम वही लिखते, बट फिलहाल ये आपका z इक्वल टू 1। फाइन, अब आपका यहां से y निकल जाएगा, यहां पर रख दो y माइनस 2z इक्वल टू 4, z की जगह 1, तो y इक्वल टू शायद आ रहा है 2, और x तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, x इक्वल टू 2। तो अब अगर इसको रख दिया जाए तो फार्मूला आ रहा है C2H2O। सो दिस इज द हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक थोड़ा और बेहतर क्वेश्चन था, मैं कह सकता हूं। अगला क्वेश्चन तो शायद थोड़ा इजी है कि 50 ml C3H8 को जब तुम ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कराओगे और 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 4 मोल वाटर मिलेगा, ऑक्सीजन बैलेंस करो तो 6 + 4 10, तो 5O2। अच्छा, T बराबर 0 पर तुमने इसका 50 ml लिया है, इसका 300 ml लिया है, तो फाइनली T बराबर इनफाइनाइट पर ये 0 होगा और ये शायद 50 बचेगा। वो तुम सॉल्व करके देख लो। लिमिटिंग रिएक्टेंट C3H8 है ना, तो उसको सॉल्व करके देख लो, आ जाएगा। और बना कितना, तो ये 50 से शायद 150 बनेगा, और इसकी मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी वाटर वेपर तो दिया नहीं है। तो ये बताओ जरा, टोटल इनिशियल वॉल्यूम यहां क्वेश्चन में कितना है? इनिशियल वॉल्यूम जो तुमने लिया वो है 50 + 300, मतलब 350, ये टोटल इनिशियल वॉल्यूम है। और वॉल्यूम जो तुमने फाइनल ले रखा है यहां पर, वो कितना है? तो 50 ml ऑक्सीजन गैस बचा, 150 CO2 आया, मींस 200 ml। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, तो ये आ गया 200। और आपसे पूछ रहा है कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, मतलब आयतन में कितनी कमी आ गई। तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हमेशा बराबर होगा वॉल्यूम इनिशियल माइनस फाइनल। अरे यार, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो शुरुआत में ज्यादा बाद में कम होगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल करो। और इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम पूछ रहा है तो बाद वाला ज्यादा होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करो। तो इनिशियल था 350 माइनस 200 बचा, तो आयतन में जो कमी आई या जो कॉन्ट्रैक्शन आ गया वो हो गया 150 ml। सो होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग जो है ना वीडियो पॉज कर करके पहले खुद से करिएगा, तभी देखिएगा सॉल्यूशन। फिर से देखो, क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्शन की ही बात हो रही है, तो अगेन हमें इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम करना है। लेकिन फार्मूला कुछ ऐसा दिया है, क्या दिया है? CnH3nOm प्लस O2। O2 का बैलेंसिंग मोल क्या होगा वो देखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां बनेगा वो पक्का है कि N मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, और हाइड्रोजन के 3N मोल हैं, तो हाइड्रोजन आएगा 3n/2H2O। मुख्य बात इस क्वेश्चन की बैलेंसिंग है सही से। कार्बन डाइ अगर तुम ऑक्सीजन की बात करो तो NO2 तो यहां है, प्लस 3n/2, तो मैं इसको लिखूंगा 3n/4, माइनस जो पहले से ऑक्सीजन है M ऑक्सीजन, तो मैं लिखूंगा m/2। m/2 क्यों लिखा है समझ रहे हो यार? MO है, तो अगर O2 लिखोगे तो m/2O2। अगर तुमने इसका 1 ml लिया, सोचो जरा, तो इसके 1 ml से इसका कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए n + 3n/4 माइनस m/2 ml चाहिए। ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा, तब तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का n ml बनेगा। वाटर वेपर नहीं है तो बात मत करो। मतलब अगर इसका 1 ml खत्म हुआ तो इसका इतना ml खत्म हुआ, भाई जो रेशियो है, और उसका n ml बना। क्वेश्चन में क्या है? कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, इनिशियल माइनस फाइनल। ध्यान रखना, फिर वही बात, कॉन्ट्रैक्शन है ना, तो इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल है 1 + n प्लस 3n/4 माइनस m/2, ये इनिशियल है, और माइनस फाइनल है n। आई थिंक n और n कैंसिल होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया 1 + 3/4n माइनस m/2। और अगर आप लोग चेक करें तो शायद आपके पास एक आंसर यहां मिल जाएगा। सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, चलिए देखिए, क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना क्वेश्चन चाहे कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए।
बस मैं कुछ क्वेश्चन यहां बस इसलिए करवाना चाह रहा हूं कि ये आपको और थोड़ा बेहतर कॉन्फिडेंस देगा। तो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि 10 ml नाइट्रोजन 40 ml हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ। अगर रिएक्शन की यील्ड 50% है तो बताओ चेंज इन वॉल्यूम कितना है। क्वेश्चन को देखकर लैंग्वेज समझ आ रहा है कि हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाने की रिएक्शन है। आप लोग चाहें तो अगेन वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लें खुद से, ठीक है। ये 10 लीटर है और ये 40 है और ये 0 है। तुम सोचो जरा, अगर 100% रिएक्शन होती तो ये लिमिटिंग है शायद 0 हो जाएगा, ये 10 बचेगा। अरे यार 1 से 3 रिएक्शन करता है तो 10 से 30 रिएक्शन करेगा 30, तो 10 बचेगा 30 खत्म होकर। 1 से 2 बनता है तो 10 से 20। लेकिन ये कब होता? जब रिएक्शन कैसी होती? 100%। क्वेश्चन में है रिएक्शन है 50%। इसका मतलब ये 10 नहीं सिर्फ 5 खर्च होगा और 5 बचेगा। 50% रिएक्शन का मतलब आधा खर्च होगा, तो 10 में से 5 खर्च हुआ, 5 बचा। ये 5 खर्च होगा तो ये 3 गुना उसका 15 खर्च होगा और 40 पहले से है तो बचेगा कितना? 25। क्लियर ना? और अगर मैं उधर बात करूं तो इसके 5 खत्म होने से ये 10 बनेगा। तो हो गया ना यार सॉल्व। इनिशियल वॉल्यूम देखो टोटल कितना है, 10 इसका था, 40 इसका था, इनिशियल वॉल्यूम था 50 ml और फाइनल वॉल्यूम में 5 इसका है, 25 इसका है, 10 इसका है, टोटल 40 ml। तो अगर आपको बताना हो चेंज इन वॉल्यूम तो आप देख लो शायद 10 मिलीलीटर की कमी आई है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम को लेकर भी हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर को, इस वीडियो को जो मैं स्पेशली यूडियोमेट्री के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, और मुझे लगता है कि यूडियोमेट्री जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल के जेई एडवांस के लिए। पहले कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है यूडियोमेट्री, बट इधर रिसेंटली यूडियोमेट्री एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया है जेई एडवांस के लिए। तो इस आखिरी क्वेश्चन के साथ बातचीत को मैं खत्म करूंगा। क्वेश्चन है कि एक गैसेस हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इसमें, और इसको हाइड्रोजन के साथ पास करने पर आपको वाटर मिलता है जो लिक्विड है और 10 मिलीलीटर नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों कंप्लीट रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब दोनों पूरा खत्म हो जाते हैं। मतलब 10 ml ये और 30 ml हाइड्रोजन का कंप्लीट रिएक्शन होता है। तो जरा चेक करते हैं, अगर इसका 10 ml और उसका 30 ml कंप्लीट रिएक्शन करता है, इसका 10 ml और उसका जो है 30 ml कंप्लीट रिएक्शन करता है, तो अगर मैं इसकी पहले रिएक्शन लिखूं तो अभी हमने एक पीछे बात की है कि नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से होगी तो एक तो वाटर बनेगा और ये कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन गैस में। तो मान लेते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो NXOY है। रिएक्शन कराया तुमने H2 से, प्रोडक्ट आ जाएगा नाइट्रोजन गैस और साथ में आएगा वाटर। जरा समझिए बात को, अगर इसको बैलेंस कर लिया जाए तो NX तो शायद यहां आएगा X/2 N2, ऑक्सीजन Y है तो शायद YH2O और इसलिए यहां पर भी YH2। इनका अगर रेशियो देखो तो क्या है 1:Y। समझ आया? इनके बैलेंसिंग मोल का रेशियो 1:Y। तुमने कहा है कि T बराबर 0 पर इसका 10 ml तुमने लिया है, सोचो जरा, और तुमने 30 ml हाइड्रोजन ले रखा है, ये 30 ml है, और ये भी तुम कह रहे हो कि कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब T बराबर इनफाइनाइट पर ये भी 0 और ये भी 0। तो पॉइंट है नाइट्रोजन गैस कितनी बनी, तो किसी भी एक से निकाल लो, दोनों लिमिटिंग है ना तो दोनों से निकाल सकते हो, तो कोई एक ले लो। तो इसके 1 मोल से X/2 मोल, इसका बैलेंसिंग मोल 1 है ना, तो इसके 1 मोल से ये X/2, तो इसके 10 से 10 टाइम्स X/2। अब देखते हैं XY कैसे आएगा। क्वेश्चन में तुम्हें देखो दो इंफॉर्मेशन दी है,
एक तो नाइट्रोजन गैस मिला है 10 ml, क्वेश्चन में ये गिवन है, इट मींस 10x/2 इज इक्वल टू 10, सो x कम्स आउट टू बी 2। पहला तो ये आ गया, क्वेश्चन में गिवन है कि 10 ml नाइट्रोजन आई है और नाइट्रोजन कितनी आनी चाहिए, 10x/2। दूसरा, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों की कंप्लीट रिएक्शन है, इसका मतलब ये 10 ml और 30 ml में वही रेशियो होगा जो इनका एक्चुअल में मोल का रेशियो है। भाई दोनों खत्म तो तभी एग्जैक्टली हो जाएंगे ना, जब भाई 1 से y रिएक्ट करता है, 1 से y करता है और 10 से पूरा का पूरा 30 करता है। इसका मतलब 1 और y का रेशियो 1/y इज इक्वल टू 10/30। तो यहां से मिला y इक्वल टू 3, एक्सप्रेशन 2, और तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा N2O3। मतलब जो अननोन ऑक्साइड है वो आपका आंसर आ गया C। तो इस तरह के और भी कई बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं यूडियोमेट्री के, बट ठीक है, मतलब मुझे लगता है जितना सारा कॉन्सेप्चुअल बात हो सकती थी वो सारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। क्वेश्चंस आप और ट्राई कर सकते हो, तो इसको अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से एडवांस के लिए बड़ा जरूरी लेक्चर था। थैंक यू।